बैलेंस्ड बजट है ये बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, और मामलात जो है IMF के साथ भी चूंकि हमारे चल रहे हैं तो उसकी वजह से इस तरह का बजट आया। देखिए, दो चीजें, पहले IMF पे आ जाए। एक छोटा सा मतलब है, आप एज्यूम करें कि अगर हम IMF की कंडीशंस को एक तरफ रखते हैं, IMF की अगर कंडीशन ना होती, और क्योंकि IMF से जो पैसे मिल रहे हैं उसका बजट से डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं है, वो कंडीशन बजट वाली होती है, लेकिन वो पैसे तो बहरहाल लेके लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए होते हैं। वो डायरेक्ट बजट पे तो वो शामिल नहीं होते, वो कोई डेवलपमेंट का लोन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अगर फर्ज करें कि अगर IMF की कोई कंडीशन ना होती तो हम फिर कैसा बजट बनाते? क्या फिर कोई एक शेडो बजट कोई इस तरह का कोई बता सकता है कि हम ये ना करते, ये करते, इस चीज पर टैक्स ना लगाते? तो उस पे बेसिकली जवाब ये है कि IMF को के बजाय हम देखें कि हम क्या कर सकते थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, देखिए, एक बहुत अरसे से एक चीज ये चली आ रही है कि बजट जब पेश किया जाता है तो बजट को समझा ये जाता है कि क्या खर्चे हैं हमारे, और उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ से हम रेवेन्यू लाएंगे। तो हम रेवेन्यू बढ़ाने का सोचते हैं या खर्चे कम करने का सोचते हैं। टोटल एक्सरसाइज इस पे चल रही होती है। जी ऐसी है। बेसिकली नेशनल बजट जो है, नेशनल बजट एक रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी को। उसके टारगेट्स होते हैं, वो आप कैसे अचीव करेंगे, आपको GDP ग्रोथ रेट क्या चाहिए, पॉवर्टी कितनी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम होगी, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम कितनी आपकी बढ़ जाएगी। बेसिकली नेशनल बजट में इन चीजों का, ये चीजें फोकस की जाती है। ये सिर्फ एक वो अकाउंट्स का वर्क नहीं है कि इतने हमारे खर्चे हैं, इतने हमारे रेवेन्यू हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो इतना हम लोन लेंगे। ये तो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज हो जाती है। नेशनल बजट का ये काम नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट जो उठाया ना, आपने कहा कि आप बताएं फिर कौन सा टैक्स ना लगता। हम ये तो नहीं कह रहे कि कौन सा टैक्स ना लगता डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे ये कि कौन सा टैक्स लगना चाहिए था जो नहीं लगा। ये असल मसला हमारा ये चल रहा है और बहुत अरसे से। मैं जरा आपकी इजाजत से ये सवाल, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जरा उनके सामने भी रखता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो ये बड़ा अहम नुकता है कि टैक्स कौन सा ना लगता, चले जो लग गया वो तो उनको फॉर द टाइमिंग आप साइड पे रखें। जिन टैक्सेस को लगना चाहिए था या जिन तबकों को मुसलसल हम एड्रेस कर रहे थे कि इनके ऊपर, जैसे रिटेलर तबका है उसमें उन्होंने फिक्स टैक्सेशन की बात तो की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, बट स्टिल वो कहते हैं ना एक दीवाने का ख्वाब है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और वो सारा बोझ अल्टीमेटली फिर जो इजाफी को 3000 अरब हमने बनाने हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी तनख्वाहदार तबके के ऊपर आ रहा है जिसे हमने जीने का पहले नहीं छोड़ा। योर टेक ऑन दिस डॉक्टर साहब। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ना सिर्फ ये रिटेलर बल्कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर बात हो रही थी कि इनको जी डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट पे सिर्फ ये तो हो गया कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे जो है टैक्स की शरह ज्यादा हो जाएगी, या कैपिटल जो टैक्स है वो आ गया। लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर्स और जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनके बारे में तो बिल्कुल कोई बात नहीं की गई। इसी तरह से इनकम ऑन एग्रीकल्चर, और मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो आमदनी की बात कर रहा हूँ, हाँ वो ज़राअत से आ रही हो या वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही हो, वो इसमें से रह गई। और जो स्लैब चेंज हुए उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो मसला है वो टैक्स एग्जम्प्टेड जो थ्रेशोल्ड है उससे है कि एक तरफ तो आप 37,000 रुपए जो है वो सैलरी है, मिनिमम वेज 37,000, और अगर आपकी मिनिमम वेज से 13,001 रुपया माहाना तनख्वाह बन जाती है तो वो जो 50,000 से ऊपर होगी उस पर आप 5% टैक्स ले रहे होंगे। तो इस स्लैब को हमें थोड़ा सा मजीद ऊपर लेके जाना चाहिए था। कम से कम कोई ये माहाना 90,000 रुपए तक को टैक्स एग्जम्पशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें जो कुछ अच्छी चीजें भी हैं बजट में। फॉर एग्जांपल ये बजट काफी रियलिस्टिक है। इसमें जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ ऑडियो का इशू है आपका, आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे, काइंडली इसको जरा
थोड़ी सी लोकेशन शायद चेंज कर ले, बेहतर हो जाए। मीनवाइल मैं डॉक्टर अयूब से बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। ये जो टैक्स स्लैब्स की रिवीजन है, मैं जरा इस पे बाद में आना चाह रहा था क्योंकि डॉक्टर आबिद ने इसको टच किया है। तो डॉक्टर अयूब, आपको पता है कि परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की, आपको पता है कि 50,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में। क्या शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन को 50,000 रुपया बहुत लगता है कि उन्होंने इस बेस के ऊपर इसको टैक्स स्लैब को हिट किया है, और माहाना 6 लाख इनकम से जो ही आप थोड़ा सा एक्सीड करेंगे तो उसके बाद आप टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेट अवे आपने गला दबा दिया उस शख्स का जो ऑलरेडी बेचारा रेंट नहीं दे पा रहा, बाइक का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, तो इलाज तो छोड़ ही दे, बीमार रहता है, हॉस्पिटल नहीं जाता? डॉक्टर अयूब, देखिए, पहले बात यह कि गुज़िश्ता काफी अरसे से जो बजट आ रहे हैं उनको अगर सबको हम कंबाइन करके अगर देखें तो जो फिस्कल पॉलिसी के बगैर आ रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू और टारगेट की बात हो रही है, उसमें एक खास बात ये आ रही है, आप तमाम बजट्स को अगर कंबाइन करके देखें कि जो उसकी जो जद पड़ती है ना, जो हिट किया जाता है वो लोअर इनकम को भी नहीं किया जाता, हायर को भी नहीं किया जाता, वो मिडिल इनकम क्लास जो है, और मिडिल इनकम क्लास एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो मैं कहता हूँ 5 करोड़ से शुरू होती है और बैंक ऑफिसर तक जाती है। ये एक कैटेगरी है जो डायरेक्टली उससे हिट हो रही होती है। हर बजट उसको ही इसी कैटेगरी को हिट करता है, और अनफॉर्चुनेटली इस बजट में इस चीज की वर्स पोजीशन है कि इसमें वो शख्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के लिए क्वालिफाई नहीं करता, जो भीख नहीं मांग सकता, उसको हिट किया गया है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके अगर कोई शख्स इस काबिल हो जाता है कि वो अपने अर्निंग कर सकता है, सिर्फ अर्निंग कर सकता है, पॉवर्टी लाइन के करीब करीब पहुंच जाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है, तो वो दोबारा नीचे चला जाएगा पॉवर्टी लाइन से, जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, जिस तरह की स्लैब्स बनाई गई हैं। और इसमें देखिए सबसे मसला जो बड़ा आ रहा है कि जो पहले खबरें आ रही थी, जो न्यूज आ रही थी, किस कैटेगरी पे टैक्स लगाया जाएगा, कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, कल के बजट के बाद फिर पता लग गया कि वही ट्रेडिशनल चीजें की गई हैं। जिन लोगों पे टैक्स लगाया है उन्हीं को बर्डन किया गया है, उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाया गया है। और अभी तो देखें इमरान साहब, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, एक ट्रेंड बना हुआ है, मीडिया में भी ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो बजट स्पीच होती है उस पर जो बयान किया जाता है सिर्फ हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, बजट नहीं पढ़ा जाता। बजट में क्या चीजें हैं वो बाद में आती हैं, हम सिर्फ स्पीच पे जाते हैं। और स्पीच में नेचुरल एक चीज है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच कर रहा होगा वो उसकी पॉजिटिव को, फेवरेबल चीजों को हाईलाइट कर रहा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बजट डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। अच्छा। मैं एक चीज की तरफ खासतौर पे इशारा करना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई 7 ट्रिलियन रुपीस के करीब डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है, जो 9 ट्रिलियन से ज्यादा का डेफिसिट होगा, उसमें से 5.1 जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाएगा। अच्छा। जो ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, बजट से ज्यादा बड़ी बात नजर आ रही है, वो ये कि आने वाले दौर की एक पिक्चर सामने आ रही है कि जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो हुकूमत बड़ी तेजी से कंज्यूम कर रही है, पब्लिक के डिपॉजिट्स। पब्लिक के डिपॉजिट टुवर्ड फिस्कल डेफिसिट यूटिलाइजेशन जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। वो कहाँ आने चाहिए? वही तो इन्वेस्टमेंट पे यूज होने चाहिए। अच्छा। उन्हीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, मुल्क की तरक्की हो। उसकी वजह से वो पैसे, इस जो डेफिसिट हुआ है 9 ट्रिलियन से ज्यादा का, वो कमर्शियल बैंक के जरिए और नेशनल सेविंग के जरिए यूटिलाइज होगा। तो इस बहुत सारी तफसीलात हैं जो बाद में आती हैं। सिर्फ अभी तो हम बजट स्पीच के जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, बजट स्पीच के पॉइंट्स पर सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, बड़ी तनकीद भी की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि अगर तरक्याती जो बजट है उसे कम कर दिया जाता, ज्यादा टैक्स ना लगाना पड़ता, तरक्याती और गैर तरक्याती जो अखराजात है उसके लिए 1674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो क्या ऐसा जो उनका सजेशन है, क्या ऐसा हो सकता था? देखिए, उसमें बेसिकली ये पूरा जो डेवलपमेंट का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें वो 1.5 के करीब है, 1.6 के लगभग है। उसको अगर आप कम कर दें, मैं कहता हूँ जो मजीद टैक्स लगाए गए हैं वो तो 3 ट्रिलियन से ज्यादा के लगाए गए हैं। जो मजीद कलेक्शन की जाएगी 3.8 ट्रिलियन से ज्यादा की जाएगी। तो डेवलपमेंट बजट को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये है कि वो जो टैक्स आपको एडिशनल लगाने पड़े हैं, वो टैक्स भी आपको इतना टैक्स चाहिए थे, इस पे भी कोई शक नहीं। और खर्च कम करना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। कहाँ से खर्च, आधे से ज्यादा बजट तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है ना, डेट रिडेम्पशन में जा रहा है। मजीद खर्च आप कम नहीं कर सकते। मसला सिर्फ ये है कि जो टैक्स मजीद लगने चाहिए थे और जिन पर लगने चाहिए थे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली इशू है। बहुत सारे आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको बजट की बहुत बड़ी तादाद है, जिनको उसकी परवाह नहीं होगी कि बजट में क्या हुआ है। उनको कोई
वो बहुत वेल ऑफ हैं और उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि उस रिसोर्सेज की वजह से उनकी नस्लें भी जो हैं वो समझते हैं कि हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। उनमें से 300-350 तो पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं जी, जो बजट जब पेश हो रहा था 300-350 तो वहीं मसला ये है कि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने के लिए, कोई भी पार्टी हो, सबका एक ही एटीट्यूड है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तनख्वाहदार तबका क्या करे? मैं और आप इस पे डिबेट करेंगे, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। कल औरंगजेब साहब आए जिनका कोई ऐसा पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं था, एक वजीर ख़जाना उनको लगाया गया, ये एम किया गया कि मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। हम ये एम कर रहे थे कि वो कम से कम उस पिसे हुए तबके को जो बिल्कुल उस एज पे है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाए, बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की लकीर से नीचे चला जाए, मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ। कल उन्होंने उसको दबा दिया, रिटेलर सेक्टर को हिट नहीं किया, ज़राअत के हवाले से इतनी कोई बात ही नहीं की। ज़राअत में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे या हम इनोवेशन कैसे लाएंगे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम एग्जाम्पल बन सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा अगर आईटी सेक्टर को भी फोकस किया गया तो मेरे ख्याल में वो अप टू द मार्क नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा और बेहतर तरीके से ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत थी। तो फिर ये तनख्वाहदार तबका फिर क्या करे? चुप करके बेचारा रोता रहे? वो लोग जो इस वक्त 15, 18, 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपए के मुलाजमीन हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या हल है? फिर हमारी मईशत क्या सजेस्ट करिए उनके लिए? देखिए, बेसिकली वही जो मैंने कहा ना कि बेसिकली बजट को एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट के तौर पर इन्होंने देखा है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा गया। इसीलिए इकोनॉमिक या फिस्कल पॉलिसी तो बजट से पहले आनी चाहिए ना, जो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके साथ फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट, उसके टारगेट होते हैं। और यहाँ एक प्रैक्टिस बनी हुई है, आप देखें, ये हो, इनसे पहली गवर्नमेंट हो, उससे पहली गवर्नमेंट हो, जब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, तो आप देखिए एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, फूड प्राइसेस बढ़ेगी, बता दिया जाता है कि एक्सचेंज रेट की वजह से ही फर्क पड़ा है, कॉस्ट इतने में पड़ रही है एनर्जी की, इससे कम पे तो बिजली दे ही नहीं जा सकती। बेसिकली जब टैक्स लगाए जाते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये मैकेनिज्म देखा जाता है कि अगर टैक्स लगाए जा रहे हैं तो जो आवाम की डिस्पोजेबल इनकम, जो उनके पास इनकम बच रही है, क्या वो अफोर्डेबल है, कि उसके इनकम को देखा जाता है टैक्सेस लगाने से कि वो अफोर्डेबल है। हुकूमत का काम रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के टारगेट्स मीट करना नहीं, हुकूमत का काम ये है कि अगर आप जो चीजें बना रहे हैं, जो चीजें आवाम खरीदेंगे, अगर उनकी प्राइसेस उस लिमिट से ज्यादा है तो फिर दो ही हल होते हैं कि या तो आवाम की इनकम इतनी बढ़ा दी जाए कि वो चीजें अफोर्ड कर सके। इनकम बढ़ाना इकोनॉमिक पॉलिसी है, कैसे इनकम बढ़ाई जाए, या फिर उन चीजों की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए ताकि प्राइस कम हो जाए। कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ऑयल की प्राइस कैसे कम की जाए, एनर्जी की प्राइस कैसे कम की जाए, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो प्राइस को और इनकम को लोगों की मेंटेन किया जाता है, बजट उसके बाद की बात होती है। अच्छा, अभी जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अच्छा, एक ये बताइए, जो प्राइवेट मुलाजमीन है, डॉक्टर साहब आप इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है। एक तो सरकारी मुलाजमीन की एफिशिएंसी का ये लेवल है कि सारे इदारे, हुकूमत कह रही है हम बेच देंगे, चल ही नहीं रहे। आप PWD बंद किया जा रहा है, PIA बेचा जा रहा है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यू नेम इट, वो इदारे बंद कर रहे हैं क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है। वो कह रहे हैं ये काम नहीं करते सरकारी मुलाजमीन, जाहिर बात है काम नहीं करते, इसलिए इदारे घाटों में चल रहे हैं। और दूसरी जानिब उन्हीं लोगों को 25% आके एनुअली 20% आके हुकूमतें नवाजती हैं, चूंकि या तो पॉलिटिकल इंडक्शंस हैं या वहां से उनको वोट मिलना है और उन्होंने बल्ले बल्ले करवानी है कि जी इस हुकूमत ने बड़ी तनख्वाह बढ़ा दी है। तो जो प्राइवेट मुलाजमीन है जो एक्चुअली चला रहे हैं इस मुल्क को मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हुए, और उसमें सभी सेक्टर्स आ जाते हैं, उनकी क्या गलती है कि ना हुकूमत की तरफ से उनके लिए कोई मैकेनिज्म है और ना उन प्राइवेट मुलाजमीन जहां पे वो काम करते हैं उनके अफसरान के दिल में या मालिकान के दिल में उनके लिए कोई रहम है कि उनको भी देखें कि जब डॉलर 100 रुपए का था तनख्वाह 20,000 थी, डॉलर 300 का है तनख्वाह 20,000 ही है। तो ये इक्वेशन को समझ आती है आपको बतौर बाहर मईशत? देखिए, इसमें दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो ये प्राइवेट जो डायरेक्ट हिट होगा, एक तो जो टैक्सेस की वजह से एम्प्लॉय वैसे भी हिट हो रहे हैं। दूसरा देखें, ये जो मिनिमम वेज बढ़ाई गई है ना, मिनिमम वेज से बजट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिगर बजट में तो नहीं आ रहे होते। बजट में तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आती हैं। वो जो मिनिमम वेज बढ़ाई जाती है, तो उसमें देखिए मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन को भी इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे सर्व करता रहा हूँ, PCCI में भी मैं सर्व करता रहा हूँ, SDG। जो मेरे पास जो डेटा है मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी मुलाजमीन की तादाद ऐसी होती है जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको मिनिमम वेज जिनके लिए होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने उन एम्प्लॉयज को इसलिए रखा हुआ होता है
कि उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रखा गया होता है, उनका कोई खास फंक्शन नहीं होता, जरूरत के तहत नहीं रखा गया होता। जब आप मिनिमम वेज की तलवार लटका देते हैं और एम्प्लॉयर को बाकायदा चेक करने जाएंगे, जब चेक करने जाएंगे तो उसके लिए एक इजी वे ये बचता है कि वो इन एम्प्लॉय से जान छुड़वा ले, उनको उसको जरूरत नहीं है। तो ये मजीद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली पॉलिसी बनती है, वो एम्प्लॉयर को फैसला करने दे। वो बजाय इसके कि तनख्वाह बढ़ाए वो बंदा ही निकाल देता है। एग्जैक्ट वो यही होता है, फिर यही होता है। दूसरा ये कि जब तनख्वाहें बढ़ाएंगे, टैक्सेस की वजह से जब तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी तो वो तनख्वाहें जब बढ़ती हैं तो वो देखें बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे फूड आइटम हो, चाहे केमिकल हो, चाहे क्लॉथ हो, टेक्सटाइल हो, वो खर्चा बढ़ेगा ना। जब वो टैक्स को मैनेज करने के लिए जब एम्प्लॉय का गुजारा नहीं होगा और उसका एम्प्लॉयर उसकी अगर सैलरी बढ़ाना भी चाहे तो एम्प्लॉयर की सैलरी बढ़ाने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना। तो वो कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन, ये बजट जिसमें कहा गया है कि 12% पे इन्फ्लेशन आएंगे, इट इज डाउटफुल स्टेटमेंट। इन इसने टैक्सेस के बाद 12% नहीं हो सकता। ये तो IMF ने भी कहा था कि इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन की वजह से इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती है। तो इन्फ्लेशन कम होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर इन्फ्लेशन इस तरह से समझ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि लोगों की बाइंग पावर ना रहे, और बाइंग पावर नहीं है तो फिर प्रेशर नहीं आएगा प्राइसेस पर, उससे कंट्रोल हो जाएगा। तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, वो दूसरे सेट पर चली जाएगी। वो कोई अच्छी सूरत हाल बनती दिखाई भी नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूब मेहर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि कहाँ से बजट आया और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या क्या असरात होने वाले हैं। वैसे अब असरात तो हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं कि टैक्सों की भरमार कर दी गई है, टैक्सों का नया सुनामी जो है वो बजट की शक्ल में एक सैलरीड क्लास के ऊपर जो है वो आ गया है।